Hello and welcome to the very first episode of High Five by Emotions. As promised, हम आपके सामने आज पहला एपिसोड हाई फाइव का लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक चूज किया है हमने वो बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक चूज करते वक्त हमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ी कि हम ऐसा क्या टॉपिक चूज करें जो कि हमारे पहले एपिसोड के अकॉर्डिंग हो और जो इंटरेस्टिंग भी हो। सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट टुडेज टॉपिक विल बी मॉड्यूलर फर्नीचर। आई होप आप सब इस वर्ड से, इस टॉपिक से बहुत फैमिलियर होंगे क्योंकि हम नाउ एंड देन इस वर्ड्स को सुनते रहते हैं, बट हम इसमें डीपली इन्वॉल्व नहीं है। हम जानते नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है ये। सो आर मोटिव इज कि आज इस टॉपिक को हम डिकोड करें। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर्स, हमें इसे यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, और इस पे डिटेल में बात करने के लिए आज हमने ये टॉपिक चूज किया है। सो फॉर अ ब्रीफ डिस्कशन वी हैव कॉल्ड अ एक्सपर्ट इन आवर स्टूडियो, इन आवर शो, एंड ही इज running this business from last 3 decades, and he is a very dear friend of mine, Mr. Vishal Jaiswal, the owner of Omkar Furnitures. So I would like to welcome Mr. Vishal Jaiswal. Hi Nitin. Welcome. Please have a seat. Hope you are doing good. Perfect. कैसे हैं भैया? As always, बहुत अच्छा हूँ. So मैं पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हम एक अच्छे फ्रेंड हैं एंड विशाल भैया और हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, एंड आई हैव सीन कि कितने स्ट्रगल से और कैसे इन्होंने इतना अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, और अभी राइट नाउ ही इज अ ओनर ऑफ अ वेरी ह्यूज शोरूम इन आवर सिटी, एंड प्लस अभी 2 साल 3 साल पहले इन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप भी करी है मॉड्यूलर फर्नीचर की, and he's running a huge industry. और I guess कि you're doing exports also भैया? Yes. So ये basic introduction था भैया का, और हमने कभी इतनी serious discussions कभी करी नहीं. This is our first time. So कैसा feel कर रहे हैं भैया? Are you excited? Obviously, I'm really excited to be here. और I'm really very excited to be here, Nitin. और वाकई में हम लोगों ने कभी ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करी है, कभी सीरियस टॉपिक्स पे. आज हम बात भी करेंगे और बहुत सारी चीजों को यहाँ बैठे बैठे एक्सप्लोर करेंगे. और हम ये जानते भी नहीं कि हम कितनी सीरियस बातें कर पाएंगे यहाँ पे, बट विल ट्राई कि हम सीरियस बातें कर पाए. करेंगे और कोशिश करते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारी बातों से लोगों को कुछ ज्ञानवर्धन भी हो. बिल्कुल बिल्कुल. आपको क्या लगता है कि सीरियस होना जरूरी है लाइफ में? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए, बट अगर कभी आपका टाइम, आपका समय ये बोल रहा हो कि कुछ समय के लिए आप सीरियस हो जाओ, तो आप सीरियस होकर फिर वापस फनी मोमेंट्स में आ सकते हो. इट्स वेरी इजी, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू भैया कि आप ऐसे ही चिल होके सारे काम करते हैं, एंड दैट इज योर वाइब, दैट इज योर ऑरा भैया. सो हमने आपको भैया, जैसे एज आई ब्रीफ्ड इन माय इंट्रो, कि हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप एक बहुत एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हो, और हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो मॉड्यूलर फर्नीचर, और आप इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से इस काम को कर रहे हो. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर व्यू? एंड सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो कि मॉड्यूलर फर्नीचर, द वर्ड मींस व्हाट, ये होता क्या है मॉड्यूलर फर्नीचर? वेल नितिन, अभी आपने कहा कि बहुत सालों से, 30 सालों से नहीं, 3 डिकेड, फ्रॉम द लास्ट 3 डिकेड्स हम इसमें काम कर रहे हैं. इस बिजनेस को हमारे पिताजी ने एस्टैब्लिश किया था, और इन व्हिच ईयर? 1995, 92 और समथिंग. ओके. तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं था तब दुनिया, जमाना, स्पेशली अपना गोरखपुर. तो वहां से स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, और फ्रॉम द लास्ट 15 इयर्स मैं खुद इस इंडस्ट्री में, ट्रेड में, आज मैन्युफैक्चरिंग में, बाय द गॉड ग्रेस मैं हूं, और सब चीजों को देख रहा हूँ. बहुत तेजी से पूरा फर्नीचर इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है. अब बात अगर आती है मॉड्यूलर फर्नीचर्स की, तो वही एक सबसे बड़ा रीजन है कि फर्नीचर इंडस्ट्री को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है. सो व्हाट इज मॉड्यूलर फर्नीचर? हाँ, इफ वी वांट टू डिफाइन मॉड्यूलर फर्नीचर, देन वी वुड से कि 2-3 चीजें हैं इसमें कि ये मॉड्यूलर फर्नीचर बन जाता है. पहले तो ये नॉकडाउन होता है, इजीली मूवेबल होता है, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, और बहुत आसानी से ये
लोगों को बहुत कम समय में अपने जगह के अनुसार चीजें बन के मिल जाती है। दिस इज Customized. ऑल मॉड्यूलर फर्नीचर। कस्टमाइज्ड। यस। ओके, ग्रेट। तो मतलब आपका कहना है कि एक ऐसा फर्नीचर जो हम इजीली साइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें, उसको नॉक डाउन करके डिसमेंटल कर सकें, उस फर्नीचर को मॉड्यूलर फर्नीचर बोलते हैं। वाओ, ग्रेट। सो जितना मैं समझ पा रहा हूं आपके इस बात से कि मॉड्यूलर फर्नीचर ये बहुत सुन के जितना कैची लग रहा है, इज इट दैट मच एक्सपेंसिव? ये महंगा भी होता होगा? ये बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। मॉड्यूलर फर्नीचर्स के नाम पे लोग कई बार अलग अलग लोगों के थॉट्स आते हैं। एक्चुअली मॉड्यूलर फर्नीचर सस्ता है क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इसमें सारी मशीनों का काम होता है। ओके। मशीनें इसमें सब काम कर रही होती हैं, लेबर्स बच जाते हैं, इसलिए इनका प्राइसिंग भी बहुत लो हो जाता है। ओके। और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो फिर तो ये टाइम सेविंग भी होगा? ऑब्वियसली ये टाइम सेविंग है, बिकॉज जितने टाइम में आप एक ट्रेडिशनल कारपेंटर से घर पे एक बेड बना रहे होगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उतने टाइम में 100 बेड्स बना दें हमारी कंपनी। ओह वाओ, ग्रेट। सो एंड अभी जैसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या है अभी जनरल लोगों में इसकी अवेयरनेस क्या है? लाइक लोग आपके पास आते हैं उतना फ्रीक्वेंटली, या अभी क्या क्या सीन है इसका? वेल नितिन, जैसा कि इंडिया के अंदर मॉड्यूलर फर्नीचर का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मॉड्यूलर फर्नीचर्स लाइक लोग जान रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लोग अब जानना बहुत तेजी से शुरू किया। जैसे ऑनलाइन मार्केट जब से आया है, उस समय से लोग बहुत तेजी से इन चीजों को समझना शुरू किए हैं। बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको उसके अलग बेनिफिट्स हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनका वो ट्रेडिशनल मेथड है, उनकी सोच है, वो अपने उसी सोच पे चल रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, वाओ। नितिन, हम लोगों ने मॉड्यूलर फर्नीचर्स का तो समझ लिया। लाइक अभी तो इस पे बहुत सारी बातें होंगी। फिर भी आज के डेट में हमारे शहर में बहुत ज्यादा कल्चर अब बढ़ गया है, जो कि बहुत पहले भी होना चाहिए था लेकिन नहीं था, अब बढ़ गया है। लाइक लोग घर बना रहे हैं तो दे नीड आर्किटेक्ट्स, जब उसे डिजाइन कर रहे हैं दे नीड इंटीरियर डिजाइनर। तो हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि what exactly done by architects and interior designer for the home and spaces? जितना मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ भैया, आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि प्रोफेशनल्स की नीड क्यों है घर में आते वक्त, और आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनर्स करते क्या एग्जैक्टली, एंड व्हाई दे आर नीडेड, आई गेस आप ये पूछना चाह रहे हो। हाँ, मतलब वो कैसे हेल्प कर पा रहे हैं उन लोगों का जो अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे हैं। ओके, देखिए पहले तो मैं इसको सिंपल एग्जांपल्स देके बोलना चाहूंगा। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं घर पे, तो हम दवा खुद नहीं खाते, हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते हैं। तो वैसे जब हम घर बना रहे हैं या हम अपना केस लड़ते हैं किसी कंट्रोवर्सी में, तो हम अपना केस खुद नहीं लड़ते जाके कोर्ट में। मुझे लगता है तुम अपना लड़ सकते हो। हाँ, आगे कंटिन्यू। तो जब हम उन चीजों के लिए हम प्रोफेशनल को अप्रोच कर रहे हैं, तो जो घर, जैसे एक घर बनाते वक्त इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एक वर्किंग इंसान के लिए जो इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, उसके लिए ये काम करना, तो होता क्या है कि पैसे भी लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, एनर्जी भी लग रही है, और आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो तो चीजें मिस हो जा रही हैं, चीजें परफेक्टली नहीं हो रही हैं। तो अब आप कोई भी काम करने आ रहे हो, A to Z कोई भी काम हो, आप हमेशा उस एक्सपर्ट को चूज करें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। मुझे लगता है एक छोटी सी भी मिस्टेक अगर हुई तो वो पूरा सिस्टम जो है उसके हिसाब से चलना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। और फिर हम मिस्टेक की स्पेस ही क्यों दें? जैसे अगर हम प्रोफेशनल नहीं हैं और हम अपना दिमाग लगा के कर रहे हैं तो शायद ये दिक्कत आती है। इसीलिए मुझे लगता है कि, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भैया, कि अगर किसी को स्टोन है पेट में, उसको दिक्कतें आ रही है, तो उसका मतलब ये है ना कि वो घर पे लेट जाए और खुद को ही ऑपरेट कर ले। ये वही बात हुई। इट मे बी साउंडिंग डिफरेंट, बट बात ये वही हुई। एंड इट इज दैट मच सीरियस कि आप अपना ऑपरेशन खुद कर रहे हो घर बैठ के। हाँ, ये सीरियस इसलिए भी है क्योंकि लाइक हम अगर अपना घर बना रहे हैं तो करोड़ों लगाने जा रहे हैं, करोड़ों की जमीन पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स का होना जरूरी है। भैया आप ऐसे देखो कि हम एक आदमी अपने लाइफ, एक मिडिल क्लास आदमी पूरी लाइफ में कितना घर बनाता है, एक
एक तो बोलते हैं ना कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में कि शादियां एक बार होती हैं, घर एक बार बनते हैं। तो ये एक बार जो घर बनना है, किसी का सपना होता है ये, उसको बनाते वक्त अगर आप चीजें परफेक्टली नहीं कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली वो आपको हिट करेगी टाइम के बाद से। अभी क्या है कि पीपल आर सीइंग ऑन अ यूट्यूब, दे आर सीइंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, फिर वो नेट पे पढ़ के। अरे यार नितिन, आजकल बड़ा कल्चर आ गया है इंस्टाग्राम का। इवन आई हैव सीन लॉट्स ऑफ रील्स की फर्नीचर ऐसे ले लो, इंटीरियर डिजाइनिंग यहाँ करा लो, उनका भी बड़ा इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट सोशल मीडिया का सर, इम्पैक्ट तो बिल्कुल है सर ना। हाँ। सोशल मीडिया इज रनिंग आवर लाइफ नाउअडेज। मतलब शायद हम एक बार ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं, पर सोशल मीडिया के बिना तो सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। मतलब मेरा घूम फिर के एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो वी शुड ऑलवेज ऑप्ट अ प्रोफेशनल ऑफ एनी फील्ड। और आप, जैसे आपका जो सवाल था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि प्रोफेशनल्स करते क्या है, तो देखिए जैसे आप जब घर बनाते हो तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट अ प्रोफेशनल जो आपकी पहले ड्राइंग रेडी कर रहा है, आपको ड्राइंग पे आपकी पूरी प्लानिंग दिखा रहा है, उससे लेआउट्स रेडी कर रहा है, कमरे का साइज कितना होना चाहिए वो डिसाइड कर रहा है, उस साइज में फर्नीचर कस्टमाइज होकर कैसे पड़ेंगे वो डिसाइड कर रहा है। तो आप जब सब चीजें ड्राइंग पे देख लेते हो तो उसके रियल में फॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। भाई आपका क्या हुआ, भाई आपने एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ फी पे करी प्रोफेशनल को, पर उसने आपको सारे जो प्रोज एंड कॉन्स है वो पहले पेपर पे दिखा दिया ब्लैक एंड व्हाइट में। अब आप घर बना रहे हो, आपने जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर है कि हम एक ठेकेदार पकड़ लेते हैं और हमको लगता है कि वो ठेकेदार कर रहा है परफेक्ट है। वो कहता है साहब ये दीवार यहाँ चलाई बड़ा अच्छा बनी, जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो हमारी लैंग्वेज है भोजपुरी में। तो और लोग सुनते हैं, यू वॉन्ट बिलीव, हमने तो ये भी दिखाया कि जहां हम पहुंचते हैं वहां भी प्रायोरिटी ठेकेदार को दी जाती है कभी कभी। और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम ये भी नहीं कह रहा वो नहीं जानते हैं, बट आपको हमेशा एक प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए। उसकी सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजीज वो देख रहा है उसमें जाइए, चीजों को देखिए, स्पेस की 3D बनाइए, घर कैसा दिखेगा। क्योंकि बनने के बाद तोड़ना, उसमें वेस्टेज ऑफ मनी भी है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। तो वी शुड ऑलवेज ऑप्ट अ प्रोफेशनल फॉर मेकिंग हाउस। ताकि कोई आगे चल के ये ना रह जाए कि यार यहाँ ऐसा कर लिया होता तो अच्छा होता। एग्जैक्टली। तो यही चीजें हैं। मतलब आप जब बात करते हो सर, आर्किटेक्ट का रोल क्या है कि वो स्पेस की प्लानिंग करता है। इंटीरियर डिजाइन का रोल क्या है कि वो आपके घर की इंटीरियर डिजाइनिंग करता है, आपकी फॉल सीलिंग कैसी होगी, बेड्स कैसे होंगे, थीम क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, मॉड्यूलर किचन कैसा होगा, वॉशरूम कैसा होगा, ये पूरी प्लानिंग करता है। अच्छा, एक चीज नितिन और था यार, मैंने कई बार ऐसा सुना है, इवन हमारे स्टोर में भी ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स, कुछ कस्टमर्स आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपना घर बनवाना है तो इंटीरियर डिजाइनर के साथ करना है या आर्किटेक्ट के साथ करना है, या आर्किटेक्ट क्या करते हैं, डिजाइनर्स क्या करते हैं। तो वहां पे वो चीज जरा प्लीज बताओ। देखिए, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं। आप जब अपना घर प्लान कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज अप्रोच आर्किटेक्ट जो आपकी स्पेस की प्लानिंग करे। करेक्ट। पर आपको उसी सेम टाइम पे इंटीरियर डिजाइनर भी ऑप्ट कर लेना है। एट द सेम टाइम ऑफ की कंस्ट्रक्शन जब हो रहा हो तभी, या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद? नहीं नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, स्टार्ट होने के पहले। रीजन बीइंग, जैसे ये दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। आप जब दोनों टीम को साथ में हायर, दोनों एजेंसीज को साथ में हायर करते हो तो साइड बाय साइड वर्क करते हैं, तो बाद में जो ग्लिचेस होते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। आर्किटेक्ट इज प्लानिंग अ स्पेस विद कोऑर्डिनेशन विद इंटीरियर डिजाइनर। वो ये बोल रहा है कि मुझे इस रूम में इस साइज का बेड चाहिए, इंटीरियर डिजाइनर बता रहा है हम मुझे इस साइज का वार्डरोब चाहिए, ठीक है। Alright. तो आर्किटेक्ट क्या कर रहा है, उस अकॉर्डिंग रूम को एक्सपेंड कर रहा है, स्पैन कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। एग्जैक्टली। किसी को वॉशरूम बड़ा चाहिए, किसी को बेडरूम बड़ा चाहिए, लॉबी बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए। तो ये दोनों एजेंसी साथ में काम साथ करती में हैं। करना चाहिए। एग्जैक्टली। ये दोनों साथ में ही एक्चुअली होने चाहिए। एग्जैक्टली, ये दोनों साथ में एजेंसीज काम होती हैं। हम्म। तो दैट्स द थिंग। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन भैया। ये हमें अक्सर, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं इसकी डिटेलिंग में। बट एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे भैया मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में, तो ये आपने जो हमें पहले एक्सप्लेन किया कि मॉड्यूलर फर्नीचर एक ऐसा फर्नीचर है जिसको हम डिसमेंटल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, क्लिक एंड लॉक टेक्नोलॉजी पे उसको यूज कर सकते हैं, और इट इज लाइक बहुत अभी इन है अभी आज के टाइम में। मेरा ये सवाल है आपसे भैया कि किस, मतलब जैसे हम नॉर्मल एक घर बना रहे हैं, एक 3 BHK फ्लैट बना रहे हैं या एक विला बना रहे हैं, तो क्या
आपका जो सेगमेंट है मॉड्यूलर फर्नीचर का वो कमर्शियली यूज के लिए है या घरों में भी यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस सेगमेंट के लोग यूज कर सकते हैं, क्या ये इजीली अचीवेबल है या नहीं? वेल, बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। थैंक यू। और कमर्शियली तो इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कमर्शियल के साथ साथ अब रेजिडेंशियल लाइक होम्स में इसकी एंट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास समय कम है। तो उन्हें चाहिए क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, एंड ये हमारा बजट है, इसमें हमें ये चीज़ें बनानी है। वो हमें डिज़ाइन दे देते हैं, हम प्लानिंग दे देते हैं, बजट दे देते हैं, और बहुत आराम से ये बन के वहाँ एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये इसीलिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा इन है। ऑर्गेनाइज्ड वे में होने के कारण ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। और जहाँ तक आपने एक सवाल और पूछा था कि इसका बजट क्या है, लाइक ये कि लोगों के बजट में आ पाता है नहीं आ पाता है, मेरा तो मानना ये है कि मिडिल क्लास या अपर क्लास, मैं दोनों की बात करता हूँ, इसमें दोनों ही सेगमेंट्स हैं। अपर प्रीमियम में अगर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा ट्रबल शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर लोगों की सोच बढ़ जाती है, तो वहाँ पे चीज़ें सामने बनाने में ज़्यादा सुविधा, वहाँ आप लोग का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। वेल, अगर मिडिल क्लास की बात करें या एक अपर मिडिल की बात करें तो मॉड्यूलर फर्नीचर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प कर रहा है, बजट फ्रेंडली है, और ऑब्वियसली टाइम सेविंग भी है। तो अगर मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं कि मॉड्यूलर फर्नीचर आप अगर अभी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप ब्रीफ करो, तो जो हमारे मिडिल क्लास के क्लाइंट हैं वो, या जो अपर मिडिल क्लास के क्लाइंट हैं, ज्यादा कंजम्पशन किसका है मॉड्यूलर फर्नीचर का? अगर एक शब्द में बोलूँ तो ये मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा सुटेबल है ये। ओके ओके। अपर मिडिल क्लास में अगर जाते हैं तो वहाँ दोनों ही कंडीशंस आ जाती हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि क्लाइंट क्या चाहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनका बजट वो किस फेज में जाके अपने बजट को वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, अपने घर को सजाना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स। तो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत शानदार है ये। और प्रीमियम में थोड़ी सी, अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि वहाँ डिजाइनर्स का रोल ज्यादा होता है, चीजें कस्टमाइज ऑन द स्पेस ऑन दैट सेम साइट होती हैं तो ज्यादा। ओके। नाइस टू हियर दैट भैया। आपने जो पॉइंट्स बताए हमें वो काफी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि जो भी हमारा इस शो को देख रहा है, अगर वो डीपली चाहेगा समझना, तो काफी उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा इसको देखने के बाद। सो मैं अभी कुछ दिन पहले नेपाल गया था भैया अपनी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, एंड वहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम डिजाइन कर रहे हैं, या अभी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज 100 रूम्स होटल। तो जब हम कमर्शियल स्पेस की बात करते हैं तो कमर्शियल स्पेस में क्लाइंट के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग के लिए बहुत टाइम दे, 2 3 4 साल टाइम दे, क्योंकि अगर हम 100 रूम्स के होटल को डिजाइन कर रहे हैं, और अगर हम जॉब वर्क करा रहे हैं थ्रू कारपेंटर्स और ऐसे फर्नीचर को बनवा रहे हैं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड जो प्रोजेक्ट है वो बहुत डिले हो जाएगा। तो वहाँ जब मैंने इस चीज को देखा कि मॉड्यूलर फर्नीचर के यूज से वी आर एबल टू डिजाइन 100 रूम्स होटल इन अ पीरियड ऑफ 2 3 मंथ्स, तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज है। एंड स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपने अभी इनिशिएट किया, वो उसके थ्रू आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को बहुत इजीली कर सकते हो। क्लाइंट के लिए कितना आसान है, वो पूरे लेबर कॉस्ट को कट कर दे रहा है और टाइम सेव कर ले रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे ये इसमें लोगों के बारे में कितने अवेयरनेस है लोगों को इस बारे में, और क्या स्कोप है इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉडल फर्नीचर? नितिन, मुझे लगता है ना कि अभी बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है, और ये अवेयरनेस चाहिए लोगों को। जब आप 100 रूम्स का होटल बना रहे हो और आप उसके फर्नीचर्स कंप्लीट कर सकते हो विद इन मंथ या 1.5 मंथ, तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट थिंग जो लोगों को वाकई अट्रैक्ट करेगा। और इस पे जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग है, ये बजट पे एक बड़ा असर डाल देता है। मतलब इफ यू हैव अ बजट ऑफ लाइक 50 lakhs, तो
वहां पे ये शायद 35 lakhs में खत्म हो जाए। ओह वाह। हाँ, इतना गैप है इसमें, मतलब प्रोबेबली 30% का डिफरेंस आप तुरंत देख सकते हो वहां पे, इमीडिएट। और टाइम तो मान के चलिए आप 70% आप टाइम सेव कर सकते हैं इसके साथ। और चीजें बहुत तेजी से मूव कर रही हैं इसके तरफ। बस इसमें इतना होना होता है कि अगर आप बीइंग अ डिजाइनर आप वहां पे हैं और चीजों को कर रहे हैं, तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा आपको एक मॉड्यूलर कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से, ताकि चीजें पैरामीटर्स पे बने और आपके हिसाब से बने और सही बन के वहां पे एग्जीक्यूट हो पाए। ओके, सो जितना मैं समझ पा रहा हूँ भैया, आप जैसे मैंने इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को बोला कि ये पैरेलल एजेंसीज हैं, तो मुझे लगता है कि आप और उस साइट का जो प्रोफेशनल है, अगर वो पैरेलली काम करो तो ये चीजें और ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगी। हम्म? मैं अगर इसको और सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं, तो आपको क्या लगता है कि इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स और मैन्युफैक्चरर जो हैं आपके, जैसे आप हो मॉडलर फर्नीचर के, इनका कोलेबोरेशन कैसा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इस पे आप ब्रीफ करो। वेल, होना तो चाहिए। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर इन तीनों का कोलैबोरेशन हो जाता है और ये पैरेलली तीनों एक साथ मिलके अगर कुछ कर रहे होते हैं, तो पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा एक कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और ये अगर हुआ तो मतलब हो रहा है बड़े शहरों में, तो इट्स रियली वर्किंग। और लोग सिंक करके इन चीजों को काम कर रहे हैं, कम समय में प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसा भी बना ले रहे हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इसमें अच्छाइयां ज्यादा हैं और कमियां कुछ तो मतलब हर चीजों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और मतलब उसी सिस्टम को देखते हुए हम कहें तो इसमें भी कुछ कमियां हैं। लाइक अगर हम पूरा मॉड्यूलर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हमें ओवर द साइड्स कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजाइन हैं जो मॉड्यूलर मशीन आज भी नहीं कर सकती। मेरा अगला सवाल यही एक्चुअली होने वाला था आपसे। हाँ, वो मॉड्यूलर मशीन्स नहीं कर सकती, या कई बार ऐसा होता है कि वो मॉड्यूलर मशीन्स कर सकती हैं बट अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत सारी मशीनें हैं जो अभी इंडिया तक नहीं पहुंच पाई हैं। अगर वो मशीनें लग जाए तो वो भी शायद चीजें खत्म हो। फिर भी मैं एक बात के लिए कहता हूं कि ये छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं वहां पे, जहां पे ऑन साइट वर्क करना कई बार सुटेबल होता है। इसके अलावा भी तो आप इस बात से एग्री करते हो कि जो अगर हम बात करें कि लिमिटेशंस ऑफ मॉड्यूलर फर्नीचर, तो डिजाइन लिमिटेशंस हैं मॉड्यूलर फर्नीचर के साथ? हाँ जी है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ डिजाइंस। बिकॉज मॉड्यूलर मशीन्स के पास उनके सर्टेन डिजाइन्स हैं जहां तक वो पहुंच सकते हैं, जहां तक वो कर सकते हैं। उसके अलावा वो नहीं जा सकते हैं। वो बहुत अच्छी फिनिशिंग ला सकते हैं, बहुत प्रिसाइज होके चीजों को फिनिश करके एकदम सामने आ सकती है चीजें, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ पोस्ट फोमिंग मशीनें हैं जो मोल्डिंग का काम इतना सुंदरता से, इतना फिनिशिंग से कर दे रहे हैं, जो पहले नहीं हो पाता था। मुझे लगता है कि 15-17 सालों से ये मशीनें काम कर रही है इंडिया में। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी अब आ गई हर जगह। तो वो सारी चीजें कर ले रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे मोल्ड्स हैं ऐसे जो हम मॉड्यूलर से नहीं कर सकते। जो ऑन साइट करना होता है, जिसका मजा वही होता है जब साइट पे काम होता है। वैसे ये टॉपिक हम बहुत इंटरेस्टिंग होते आ रहा है भैया। और मुझे क्या लगता है कि मॉड्यूलर फर्नीचर जितना फास्ट मूविंग वर्ड है, उससे ज्यादा एक वर्ड है फास्ट मूविंग, जो है मॉड्यूलर किचन, जो कि इतना ज्यादा फास्ट है कि मुझे लगता है कि हर घर में, अगर आप अपने घर की पूरी इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं भी करवा रहे हो, तो भी अगर पुराना घर भी आपका 20 इयर्स, तो आपको अपना किचन बनाना ही बनाना है। एक मिनट, तुम्हें कुकिंग आती है? मैगी मैं बना सकता हूँ, मैगी बना, माइक्रोवेव पे। चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मैगी बनाना भी हुआ नितिन, तो अगर तुम किचन में जा रहे हो अपने, तो तुम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि
मैं अगर यहाँ से सॉल्ट ढूंढ रहा हूँ तो मुझे मिल जाना चाहिए, और मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए तो उस ड्रॉयर में मिल जाना चाहिए, ताकि मैं मैगी आराम से बना पाऊं, खा सकूं या खिला सकूं। तो वहां हाँ, पे मॉड्यूलर किचन की अगर बात करें तो यही वो जगह है जहां पे मॉड्यूलर किचन फिट हो जाता है, चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ओके। हाँ, इसीलिए बहुत ज्यादा तेजी से आगे जा रहा है और चीजें हो रही हैं। वैसे कमाल की बात है कि मैं अपनी मैगी में मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट दो नहीं डालता, तो मेरी मैगी जो बनती है वो बेसिकली इट्स वेरी स्विगी से सिंपल। बनती है। नहीं, स्विगी से नहीं बनती है, मतलब ट्रस्ट में आप ट्राई करना इसको। हम्म, वो माइक्रोवेव में, आप माइक्रोवेव बर्तन में मैगी डालिए, बस माइक्रो उस कह देते हो। नहीं नहीं, उसको स्क्वीज करिए, ठीक है, हम्म, उसमें चीज डालिए, हम्म। ठीक है, उसमें बटर डालिए, और उसमें थोड़ा What about एक्स्ट्रा मैगी मैगी। मैगी मसाला? हाँ एग्जैक्टली, तो उसका जो मैगी मसाला, लेट से कि 2 पैकेट मैगी है तो 2 मसाला डाल रहे हो, एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालो आप, ठीक है, हम्म, और उसको छोड़ दो फिर आप जो भी सर्टेन टाइप के लिए। भाई साहब वो मैगी का कोई वो नहीं है, जेन्युइनली पानी आप। आ रहा है, हाँ। पानी आ रहा है, हम्म। चाहिए। तो तो इफ वी कैन अरेंज मैगी ओवर हियर, इट्स रिक्वेस्ट टू माय टीम। तो टीम भी अभी कॉल कर दूं क्या? नहीं, इट्स ओके, सच विल। बता। नहीं ठीक है, फाइन। हम्म, तो वापस से हम टॉपिक पे आते हैं, मॉड्यूलर किचन। हम्म, तो हर घर की डिमांड है हम्म। मॉड्यूलर किचन, और इतना फ्रीक्वेंट है भाई साहब कि आजकल तो बहुत सारी मॉड्यूलर किचन की कंपनियां आ गई हैं जो मॉड्यूलर किचन में डील करती हैं पूरी पूरी तरह से। तो जैसे जब हम मॉड्यूलर फर्नीचर के, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें बात करते हैं, तो हम मॉड्यूलर किचन को एक सब हेडिंग मान सकते हैं, ऑब्वियसली मान सकते हैं। जो कि बल्कि मैं आपको नितिन जी यहाँ रोक रहा हूँ, हाँ। और मैं बताना चाहूंगा कि मॉड्यूलर फर्नीचर को अगर एक्सेलरेट किसी ने किया है, किसी चीज ने किया, तो एक्चुअली मॉड्यूलर किचन किचन ने नहीं किया किया है। एग्जैक्टली। क्योंकि मॉड्यूलर किचन बन के आ रहे थे और जो एजेंसीज बना रही थी वो ला के फिट कर जा रही थी, तो वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि वार्डरोब्स भी बनाते हैं, फिर वहां से स्विच कर गए कि बेड्स भी बनाते हैं। तो आज की डेट में मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। पहले तो हमारे यहाँ फर्नीचर इंडस्ट्री ही ऑर्गेनाइज नहीं थी। तो जैसे कि आपने बात करी इमोशंस की वाइल डिजाइनिंग अ मॉड्यूलर किचन, तो जेन्युइनली हम भी अपने प्रोजेक्ट्स में जो फील कर रहे हैं कि मॉड्यूलर किचन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भैया। और मॉड्यूलर किचन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से, कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक जगह होना, चाहे वो हम गैस सिलेंडर रख रहे हैं या अपने हम आटा चावल की जो टैंक्स है उसको रखने का, मसाले के लिए, लाइक हर चीज को ऑर्गेनाइज वे में रखना। जैसे हम टॉल यूनिट्स यूज करते हैं पेंट्री में, फिर हम इवन जो कॉर्नर पे मैजिक कॉर्नर्स यूज करते हैं, आजकल टेंडम बॉक्सेस यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हो जाती है, और एस्थेटिकली भी हम किचन को बहुत अच्छा पाते हैं। पहले जितना हम देख रहे हैं सर कि पहले किचन वाज अ लीस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन अ हाउस, एंड नाउ अडेज किचन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन अ हाउस। एग्जैक्टली, ये होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज आया है डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कि किचन को, वॉशरूम्स को, जो कि एक नेग्लेक्टेड पार्ट था घर का, वो एक आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में। राइट। तो दिस इज द रीजन पीपल आर मूविंग वेरी मच टुवर्ड्स मॉड्यूलर किचन। तो थैंक यू सो मच, आपने इस टॉपिक को बहुत क्लियर किया। तो ये तो हमारी मॉड्यूलर फर्नीचर की जो हम बात कर रहे थे भैया, और मॉड्यूलर किचन की बात कर रहे थे, वो रही। अब जैसे मुझे क्या लगता है कि जब जो हमारा फ्यूचर है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का और इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री का, कि एक जो नीश सेगमेंट है हमारा, वो ज्यादा फोकस कर रहा है सस्टेनेबल डिजाइनिंग पे। और हम खुद कितना ग्रो कर रहे हैं, हमारी फर्म कितना ग्रो कर रही है, अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस कंट्री के, तो हमारा इक्वली फर्ज बनता है कि हम सस्टेनेबल डिजाइनिंग की भी बात करें, कि हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ आर एनवायरमेंट वाइल डिजाइनिंग। तो जब आप मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हो, जैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप अपनी फैक्ट्री में, तो उस वक्त वाइल डिजाइनिंग मॉड्यूलर फर्नीचर, आप कैसे इस चीज का ध्यान रखते हो कि आप सस्टेनेबली इसको कर रहे हो, आप नेचर को बहुत हार्म नहीं कर रहे हो, आप जो आपके जो वेस्टेज है उसका प्रॉपर यूज कर रहे हो, क्या कैसे करते हो उसको भी आप? इस सेगमेंट की अगर बात करें तो मॉड्यूलर फर्नीचर किसी भी ट्रेडिशनल फर्नीचर के कंपैरिजन में
ज्यादा सस्टेनेबल है, ओके ज्यादा इको फ्रेंडली है, ओके कॉस्ट फ्रेंडली, अगेन मैं बात कह रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और ये कई एंगल से बहुत नेचर के लिए, हमारे आप के लिए, कल के फ्यूचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा और जरूरी दोनों ही है। लाइक लाइक ये बहुत इको फ्रेंडली है। लाइक इसमें जो हम प्लाई, पार्टिकल, एमडीएफ या जो भी वैरायटी ऑफ यूज कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सॉलिड वुड के कंपैरिजन में बहुत कम यूज हो रहा होता है, और उसमें वेस्टेज बहुत लीस्ट होता है। ओके बिकॉज एक इंडस्ट्री के अंदर जब काम हो रहा होता है, वो 4 इंच का जो एक किनारा पट्टा बच रहा होता है ना, वो भी हम अगले जब कुछ बना रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें यूज कर लेते हैं उसको, तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। और अगेन वहां पे वो वुड, प्लाई या इंजीनियर्ड वुड जो भी कुछ होता है वो यूज हो जाता है। अगेन मैं बताऊं, अगर घर पे उस चीज को बना रहे हो तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे, तो कहीं ना कहीं जब आप घर बना रहे होते हैं तो एट द एंड ऑफ फिनिशिंग आप देख रहे होते हैं कि आपका ट्रक भर के प्लाई Wastage. का कचरा निकल रहा होता है। वेस्टेज। जो आप 4 बेड 4 वार्डरोब में जितना कचरा निकालते हो, उतना हम 400 में नहीं निकाल पाते हैं। ओके हाँ जी। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम ये एक जो मूव है मॉड्यूलर फर्नीचर्स की, ये इको फ्रेंडली भी है। ओके हाँ जी। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि इसमें वेस्टेज बहुत कम होते हैं, और लेट्स से कि जितने में आप मॉड्यूलर फर्नीचर बनाते हो जब आप, तो आप कोई वेस्टेज क्रिएट नहीं करते हो, और आप प्रिसाइजली जितना ज्यादा यूज हो पाए उसको करते हो, रॉ मटेरियल का चीजें करते हो। और ये आपके ट्रेडिशनल मेथड में ऐसा नहीं होता, नहीं because होता है। हम हमारी साइड पे जो नहीं जॉब होता वर्क है। होते हैं, तो कारपेंटर्स आर लाइक वो प्लाई भी यूज कर रहे हैं, वुड भी यूज कर रहे हैं, हाँ जी। वेस्टेज हो रहे हैं, और टुकड़े फेंके हुए हैं मतलब लास्ट में। हम आपको बताएं तो जब हम किसी एक लेट्स से कि एक वार्डरोब बनाने जा रहे हैं, तो वो पहले डिजाइन होगा, डिजाइन होके उसके कितने पार्ट्स बनेंगे, वो डिजाइन होगा, वो सारी चीजें होने के बाद ही वो मशीन्स पे लगेंगे। तो यानी एक बोर्ड में, एक प्लाई में कितने टुकड़े मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, यानी उस बोर्ड को मैक्सिमम कितना यूज कर पाएंगे, उसका इंचेस टू इंचेस कैलकुलेट करके ही मशीन के अंदर डाला जाता है, ओके ताकि मिनिमल वेस्टेज के साथ प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर पाए। ओके तो एक चीज और होती है वहां पे नितिन, जैसे क्या होता है कि घर पे जब फर्नीचर बन रहा होता है, ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा होता है, कारपेंटर्स आके बना रहे होते हैं, कई बार हमने देखा है इस चीज को कि अगर वार्डरोब बना रहे हैं, वार्डरोब के अंदर किसी कोने में 12 mm की जरूरत है, तो भी वहां 18 mm लग रहा है। कहीं 12 mm से भी 8 mm से भी काम चल सकता है, वहां भी 18 mm लगा रहे हैं, तो वहां वो वेस्टेज कर रहे होते हैं। तो आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं वो बढ़ा भी रहे होते हैं, और ऑब्वियसली वुड का तो वेस्ट कर ही रहे होते हैं। ओके जहां जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने की, वहां भी दे रहे होते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेट शायद नहीं कर पाते कई बार कि यहाँ इतनी जरूरत है या नहीं है। ओके और ये सारी चीजें हमारे यहाँ कैलकुलेटिव होती है, वो कैलकुलेशन के बाद ही वहां जाता है कि यहाँ मुझे इतना स्ट्रेंथ देना है, क्योंकि यहाँ यहाँ वेट का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, कम होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। एक बातचीत में मेरे दिमाग में ऑल ऑफ सडन एक क्वेश्चन आ गया भैया। जैसे होता क्या है ना कि लेट्स से कि आप एक कपल हो जो कि फ्रेश हो, अभी आपने रीसेंट अपने प्रोफेशन में ज्वाइन किया है, और आपने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लेके एक छोटा फ्लैट खरीदा, 2 BHK फ्लैट। आपके पास पैसे नहीं कि आप इंटीरियर डिजाइनर को ऑप्ट कर सको, अपने घर डिजाइन करा सको। उस केस में जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ये मॉड्यूलर फर्नीचर का सेगमेंट जो है आपको इजीली चीजें प्रोवाइड कर सकता है, और आप इन अ वेरी लेस बजट एंड इन अ वेरी लेस टाइम अपने सपनों का एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट साथ घर है वो बना सकते हो। विल यू एग्री विथ मी यस ऑन यस, दिस टॉपिक? 100% आई एग्री विद यू। और सपनों के घर की बात है तो हर इंसान का होता है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जब घर बना रहा होता है तो वो चाहता है मेरा बेड भी हो, मेरा वार्डरोब भी हो, और सारी चीजें बन के हैं। तो वहाँ मॉड्यूलर फर्नीचर उनकी काफी हेल्प करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली होता है। आपको जैसे बजट की हम बात कर रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक, अगर इस पे हम थोड़ा फोकस करना चाहें कि आपको क्या लगता है एक 3 BHK फ्लैट जो कि जिसका कारपेट एरिया अराउंड 1000 स्क्वायर फीट है, अगर हमें बेसिक तीनों कमरे में बेड्स, वार्डरोब चाहिए और एक मॉड्यूलर किचन चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग रेंज क्या होती है उसकी?
लेकिन अगर 3 BHK फ्लैट की अगर हम बात करते हैं और मॉड्यूलर फर्नीचर्स की बात करें, वहाँ पे जो चीज़ों को प्लेस कर दिया जाए, 3 बेडरूम्स होंगे तो ऑब्वियसली 3 वार्डरोब्स भी होंगे, सोफा आएगा, डाइनिंग टेबल आएगी एक, हाँ जी। ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसे क्लोज करना चाहें तो 2.5 से 3 लाख में से क्लोज कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। 2.5 से 3 लाख में? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना कि मॉड्यूलर फर्नीचर आर रियली डूइंग मैजिक। मतलब यू आर सेइंग कि इन 2.5 से 3 लाख we can make 3 beds with side tables, wardrobes, TV cabinets, modular kitchen, everything. करेक्ट, तो सर ये विद तो ऑल फिर फिनिशिंग एंड वारंटी एज वेल। ओह यस, भाई एंड दिस साहब, इज क्वाइट सेटिस्फाइंग फॉर दोज कस्टमर्स जो वाकई में बजट के साथ ट्रबल कर रहे होते हैं और उन्हें सब कुछ वेल फिनिश्ड और वारंटी गारंटी के साथ जब चीजें घर में मिल जाती हैं एकदम प्लेस्ड अपने साइज के हिसाब से, तो वो तो उनके लिए बड़ा। अगर जितना मैं समझ पा रहा हूँ भैया कि आपने एक बजट दे दिया 2.5 से 3 लाख रुपए में, एक 3 BHK फ्लैट आप कंप्लीट करके दे सकते हो, एंड हाउ मच टाइम यू विल टेक फॉर दिस? माइट बी 10 days। 10 days यस, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन? ऑफ कोर्स यस। इन दैट केस तो यार आप अगर 10 दिन में दे देते हो इंस्टॉलेशन के साथ फर्नीचर, तो पेंटिंग पॉलिशिंग करके अ क्लाइंट कैन शिफ्ट इनटू देयर हाउस इन विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ। माय गॉड। सिविल वर्क में जो टाइम लगेगा क्लाइंट के घर में, वो कैसा करा रहे हैं टोटली बस उसी पे डिपेंड सिविल वर्क एज इन प्लम्बिंग, रेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल्स, ओके, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड पेंटिंग, पेंटिंग्स, टाइल, टाइलिंग, लाइटिंग शाइटिंग, ये सब चीजें। बाकी का फर्नीचर्स वाला जो पार्ट है, अगर हम मॉड्यूलर के जाते हैं तो वो 10 days, 12 days, 1 week, 15 days, माइट बी इट कैन वेरी विद डिजाइंस। डिजाइन थोड़े से इधर उधर हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट 10 days आर इनफ। इट्स ग्रेट यार। मतलब अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मॉडल इंडस्ट्री का। हमारे व्यूअर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि नहीं आपको अपने घर में शिफ्ट होने के लिए एक ह्यूज बजट चाहिए, उनके लिए आई गेस ये बहुत अच्छी न्यूज होगी और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी ये। सो many of my clients are get benefited with this। मैंने बहुत लोगों को दिया है और वो बहुत खुश खुशी भी है। हैं और चकित भी रहे हैं कुछ मामलों में। बहुत सारा उन लोगों ने, उनके रेफरेंस पे बहुत सारे कस्टमर्स भी हमारे यहाँ विजिट किए और चीजों को लिया दिया। आपको गौरव की अनुभूति होती है ऐसा करने पे? सच कहूँ तो गौरव की अनुभूति तो नहीं होती है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है, बिकॉज मॉड्यूलर फर्नीचर्स को हम लोगों ने जनरेट नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है। हम बस उसे ऑप्ट करके चीजों को लाइन अप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बस चैनलाइज कर रहे हो उसको। चैनलाइज कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि लोगों को ऐसा उनका चेहरा अचानक से ब्राइटेंड हो जाता है कि यार ये तो हो गया कम बजट में। कभी मॉडलर फर्नीचर बनाते वक्त आपकी फैक्ट्री में आपने भूत देखे हैं? क्या देख, भूत, कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपके यहाँ हुई हैं फैक्ट्री में? अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ काम करते हैं लोग ना, लेबर्स, वो खुद ही अपने आप में भूत होते हैं। अगर वो भूत ना हो तो काम नहीं कर पाएंगे यार। Exactly. Very lighter note. क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं ना यार, उनके मेहनत तो एक्चुअली मैं सलाम करता हूँ यार। वो रियली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। एक्चुअली मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल हर पॉडकास्ट में ऐसी भूत और ऐसी चीजें बात होती रहती है, तो ऑन अ लाइटर नोट नागिन की भी आजकल बातें, नागिन की बातें भी होती है। नागिन नागिन। तो आई गेस कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में नागिन की चर्चा करेंगे। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विशाल भैया, और मतलब जितना आपने इजीली हंसते हंसते इस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आपने आसान करके बताया, मतलब मजा आया यार। आई नेवर फेल्ट कि हमारा पहला एपिसोड है ये, और यार मुझे तो ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम किसी एपिसोड में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, सुबह शाम मिलते हैं। तो सुबह नहीं, शाम सॉरी शाम में मिलते हैं। हाँ। और मतलब वैसा ही रहा। व्यूअर्स विल थिंक कि हम सुबह शाम मिलते हैं तो काम कब करते हैं। तो हम शाम मिलते हैं, शाम में मिलते फॉर अ कॉफी। या सो थैंक यू सो मच भैया। और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था जिसको आपने बहुत इजीली मुस्कुराते हुए बातें आपने की इस पे, और सारे जो इसके पॉइंट्स इसको क्लियर किया। सो दिस वाज द एपिसोड एंड आई होप इन दिस शो आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में आया। और
थैंक यू सो मच विशाल भैया। It was a और great time with you, Nitin. सेम ईयर भैया, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा और स्पेशल फील हुआ आपके साथ बैठ के, मुझे बहुत वार्म फील हुआ आपके साथ बैठ के, बिकॉज आपका ऑरा ही बहुत वार्म है राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आप लोग हमारा पहला एपिसोड पसंद आया, एंड आई प्रॉमिस यू दैट हम हर एपिसोड में अपनी चीजों को रिफाइन करेंगे, सीखेंगे, और शायद कुछ कमियां भी रही होंगी हमारे इस पहले एपिसोड में, बट वी वुड लाइक कि आप हमें फीडबैक दें और अपनी ब्लेसिंग्स और हम हमारे पर देते रहें, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वेरी गुड टॉपिक फॉर अ नेक्स्ट पॉडकास्ट शो। टिल देन, सी यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू भैया, थैंक यू, बाय बाय। Bye.